सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे। 3 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, पहला लेसन, दूसरा लेसन और 5वां लेसन। आज हम जिस लेसन की लेकर चर्चा करेंगे वो है 5वें से नेक्स्ट अगला लेसन पार्ट 6 और इस लेसन का नाम है केंद्र सरकार। 6वां लेसन है अपनी पुस्तक में जिसका नाम क्या है, केंद्र सरकार। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि भाई ये केंद्र सरकार होती क्या है। देखो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखना, ये जो लेसन है 6वां लेसन, ये लेसन अपनी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का है, 7 नंबर का ये लेसन है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये लेसन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेला लेसन कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। और इस लेसन से केवल एक ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा, वो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। मतलब निबंधात्मक प्रश्न आपका इसमें से आता है। तो इस लेसन की अपन जो चर्चा करेंगे वो एक निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर ही करेंगे। उससे पहले अपन निबंधात्मक प्रश्न अपने शुरू करें, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये केंद्र सरकार होती क्या है। तो देखो, कोई सी भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 3 अंग होते हैं सरकार के। कितने अंग होते हैं सरकार के? 3। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा जो अंग है उसका नाम है कार्यपालिका, और सरकार का जो तीसरा अंग होता है उसका नाम है न्यायपालिका। ये सरकार के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। अब सरकार में भी देखो, अपन राज्य सरकार की चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका में किसे शामिल करते हैं? केंद्र सरकार की कार्यपालिका में किस किस को शामिल किया जाता है, और केंद्र सरकार की न्यायपालिका में किसे शामिल किया जाता है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। तो केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका है उसको हम लोग कह सकते हैं क्या? संसद। व्यवस्थापिका कह दो चाहे संसद कह दो, एक ही बात है। लेकिन किस व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है? केंद्र सरकार की जो व्यवस्थापिका होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? संसद कहते हैं। अब संसद में क्या क्या शामिल किया जाता है, या अपन ये कह सकते हैं व्यवस्थापिका में क्या क्या शामिल किया जाता है। सबसे पहला तो इसमें आता है कौन? राष्ट्रपति। इसके अलावा इसमें आता है कौन? लोकसभा। इसके अलावा इसमें आता है क्या? राज्यसभा। हम लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, या केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका कहते हैं। समझ गए बात? तो ये तो हो गई क्या? व्यवस्थापिका। फिर अपन बात करें किसकी? कार्यपालिका की। कार्यपालिका में शामिल किया जाता है एक तो राष्ट्रपति को, ये थोड़ा ध्यान रखना, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका मतलब संसद में भी शामिल किया जाता है, तो कार्यपालिका में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका में अपन लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति की अपने को चर्चा भी नहीं करनी, इसलिए उपराष्ट्रपति अपन नहीं लिख रहे। इसके अलावा कार्यपालिका में शामिल किया जाता है किसको? प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की जो भी मंत्री परिषद होती है उसको भी किसमें शामिल करते हैं? कार्यपालिका में। मंत्री परिषद। देखो, एक तो होता है प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो भी मंत्री होते हैं ना, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, रेलवे मंत्री, ये सारे जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों की परिषद को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद में ही शामिल होता है। तीसरा, अपन न्यायपालिका की बात करें तो केंद्र सरकार की न्यायपालिका में हम शामिल करते हैं किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ये अपना लेसन है जिसका नाम है केंद्र सरकार। जब भी अपन ये लेसन प्रारंभ करें, सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओगे, जिससे अपने को ये पता रहे कि हाँ भाई सरकार में अपन किन किन को शामिल करते हैं, केंद्र सरकार में हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो देखो अब आपके जो लेसन की शुरुआत है ना, सबसे पहले तो लोकसभा पढ़ेंगे अपन, उसके बाद राज्यसभा पढ़ेंगे अपन, फिर दोनों या इन तीनों को मिलाकर किसकी शक्तियां पढ़ लेंगे, संसद की, फिर अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद और फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्या, सर्वोच्च न्यायालय। तो इन सब की चर्चा अपने लेसन 6वें लेसन केंद्र सरकार के दौरान अपने को करनी है। तो चलो लेसन की शुरुआत करते हैं। ये डायग्राम जरूर बना लेना। अब देखो जो अपनी पुस्तक में सबसे पहले बता रखा है ना, एक बार वैसे सुनो आप। सबसे पहले तो बता रखा है लोकसभा की रचना या संगठन, उसके बाद बता रखा है राज्यसभा की रचना या संगठन। तो दो तो बड़े प्रश्न आपके यहीं पे बन गए। पहला बड़ा प्रश्न बन गया लोकसभा की रचना या संगठन का वर्णन करो, दूसरा बड़ा प्रश्न बन गया राज्यसभा की रचना या संगठन का वर्णन करो। इन दोनों का वर्णन जो अपन करेंगे वो एक तुलना के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में काफी कुछ समानता है। जैसे लगभग बीच में खींचते हैं अपन ये लाइन, दो क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे हैं अपन, दोनों बड़े प्रश्न हैं। जैसे क्वेश्चन 1 वो तो है आपका कौन सा, लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। एक प्रश्न तो ये हो गया। तो डायग्राम के इधर तो अपन किसकी चर्चा करेंगे, लोकसभा की रचना व संगठन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके किताब में दे रखा है राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। इन दो प्रश्नों को अपन एक साथ लेके चलेंगे। क्यों, दो प्रश्न हो गए हैं, लोकसभा की रचना व संगठन, और दूसरा प्रश्न क्या है, राज्यसभा की रचना व संगठन। तो चलो एक तरफ अपन लोकसभा करेंगे, दूसरी तरफ राज्यसभा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे लोकसभा में किसकी, सदस्य संख्या। सॉरी, एक बार थोड़ा सा इसमें अपन वो देखते हैं। देखो लोकसभा जो होती है ना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति की 25 वर्ष की आयु हो चुकी है कंप्लीट, तो वो किसका सदस्य बन सकता है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम मानी गई है कितनी, 30 वर्ष। तो 25 वर्ष का कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है और 30 वर्ष का कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब बताओ कम आयु के सदस्य कहां पे हुए, लोकसभा में। अधिक आयु के सदस्य कहां हुए, राज्यसभा में। कम आयु के सदस्य होने के कारण लोकसभा को तो कहते हैं हम निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं अपन उच्च सदन। समझ गए बात। दूसरा ध्यान रखना, लोकसभा भंग हो सकती है, कभी भी परमानेंट या स्थायी नहीं होती। लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये परमानेंट होती है। इसलिए राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन, क्योंकि ये परमानेंट रहता है। और लोकसभा जो कभी भी भंग या समाप्त की जा सकती है, परमानेंट न रहने के कारण इसको कहते हैं अस्थायी सदन। तो अब देखना अपन ने क्या क्या देखा। पहली लाइन, जब आपको इसका वर्णन करना हो तो लोकसभा में आप पहली लाइन लिखोगे, लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। कारण आपको पता होना चाहिए, निम्न सदन तो क्यों, क्योंकि इसमें कम आयु के सदस्य रहते हैं, और अस्थायी सदन क्यों, क्योंकि इस सदन को भंग किया जा सकता है। अब इधर देखना, राज्यसभा को उच्च सदन व
स्थायी सदन कहते हैं। कारण पता चली गया, क्योंकि राज्यसभा में जाने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष मतलब बड़े सदस्य होते हैं इसलिए उच्च सदन, और कभी भी भंग या समाप्त नहीं होता इसलिए स्थायी सदन। अब पॉइंट टू पॉइंट अपन चर्चा करें। लोकसभा में पहला पॉइंट लिखेंगे पर सदस्य संख्या। देखो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम हो सकती है 552। ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 552 नहीं होकर वर्तमान में है 545, मतलब 7 सीटें इसकी खाली छोड़ी हुई है। तो अधिकतम 552 हो सकते हैं, वर्तमान में है कितने? 545। तो सदस्य संख्या में आप लिखोगे अधिकतम कितने? 552। वर्तमान में कितने हैं? 545। अब जो ये 545 है इनमें से 543 जो है वर्तमान में, इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 2 आंग्ल भारतीय। 545 में से 543 निर्वाचित हो गए तो कितने सदस्य बच गए? 2 सदस्य बच गए, और 2 सदस्य कौन से होते हैं? आंग्ल भारतीय, तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। समझ गए बात? अब थोड़ा सा और ध्यान देना। अभी 2020 चल रहा है, 25 फरवरी 2020 से लोकसभा में एक नई व्यवस्था हो चुकी है। अभी जो 2020 चल रहा है, इसी 2020 की 25 जनवरी की जो तारीख थी, तब से लोकसभा में नियम ये बना दिया गया है कि ये जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, इनके मनोनीत को रद्द कर दिया गया है। तो वर्तमान में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन अपनी पुस्तक में जो बता रखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को यही बताना है। अगर आप याद रख सको, समझ रहे हो बात, तो लास्ट में यहां लिख देना। लेकिन वर्तमान में 25 जनवरी 2020 से 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। अगर याद रह जाए तो इसी के साथ यहां लिख देना। अब राज्यसभा में अपन वही सदस्य संख्या की लेकर बात करेंगे। तो राज्यसभा में सदस्य संख्या सबसे पहले तो वही अधिकतम हो सकती है कितनी? 250 सदस्य, मतलब 250 सदस्य। फिर बात करेंगे अपन वर्तमान की। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं कितने? 245। अब वही बात, इनमें से कितने निर्वाचित और कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत? इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 12, अब ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते थे वो कैसे सदस्य थे? आंग्ल भारतीय सदस्य। लेकिन ध्यान रखना यहाँ आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत नहीं होते। आंग्ल भारतीय में भी आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, आंग्ल भारतीय कह दो चाहे एंग्लो इंडियन कह दो। आंग्ल भारतीय सदस्य वो सदस्य होते हैं जैसे 1947 से पहले तक भारत में किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। तो कई अंग्रेज भारत में आ रहते थे। अब अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज परिवार स्थायी रूप से कहां रहने लगे? भारत में रहने लगे। तो जो अंग्रेज परिवार स्थायी रूप से भारत में रह रहे हैं उस समय के, उन्हें कहते हैं क्या? एंग्लो इंडियन सदस्य। तो एंग्लो इंडियन सदस्य का मतलब आप समझ गए होंगे। तथा 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा
के क्षेत्र से हों, के क्षेत्र से हों, वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये लो, ये तो चर्चा हो गई अपने किसको लेकर, सदस्य संख्या को लेकर। समझ गए? लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा से ज्यादा 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में सदस्य संख्या अधिकतम 250, वर्तमान में है 245। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से हो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सदस्य संख्या को लेकर चर्चा कंप्लीट। दूसरा पॉइंट अपन को डालना है क्या, निर्वाचन। पहले तो बात करेंगे अपन लोकसभा की तरफ की, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, फिर बात करेंगे अपन राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो देखो, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा होता है। जनता लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करती है। अब जनता में भी कौन, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष की हो चुकी है उसको मत देने का अधिकार दिया जाता है, और जब उसे मत देने का अधिकार दिया जाता है तो उन व्यक्तियों के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं और फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखोगे आप, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं तथा जनता में भी, मतलब कंप्लीट जनता का मतलब ये नहीं कि भाई 2 साल का कोई बच्चा होगा, 10 साल का कोई बच्चा होगा वो भी वोट देने जाएगा। जनता में भी जिसको केवल वोट देने का अधिकार है, और वोट देने का अधिकार दिया गया है 18 साल की आयु जिसकी पूर्ण हो चुकी हो, तथा जनता में भी उसे मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार दिया गया है जिसकी 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी, उसे क्या दिया गया है, मताधिकार दिया गया। समझ गए होंगे आप लोग कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है और कैसे करता है। कंप्लीट बात। अब अपन बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अब थोड़ा ध्यान देना आप, भारत में एक तो अपन जो चर्चा करें केंद्र सरकार, मतलब केंद्र मतलब दिल्ली, दिल्ली में जो संसद भवन बना हुआ है वहां से केंद्र सरकार शासन करती है। इसके अलावा राज्य में भी तो सरकार होती है ना, तो राज्य में सरकार होती है, राज्य में एक विधानसभा भी होती है। प्रत्येक राज्य में क्या होती है, एक विधानसभा होती है। अब राज्य में जो विधानसभा होती है उन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किनका निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। समझ गए बात। लोकसभा के सदस्य तो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचन में पढ़े लिखेंगे, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा, प्रत्येक राज्य में होती है, ध्यान रखना है विधानसभा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, जो भी भारत के राज्य है ना, प्रत्येक राज्य में क्या है, विधानसभा है। तो राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, किनके द्वारा, सदस्यों द्वारा। पद्धति अगर आप याद रख सको ना, देखो सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, या तो अपन इसका ही पे आंसर कंप्लीट कर दें, और याद रख सको तो यहाँ ये लिख देना कि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा
एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखो इस प्रणाली का भी आपको अर्थ बता था, लेकिन लगभग 10-15 मिनट का वो लेक्चर हो जाएगा जिसका अर्थ बताने में, तो अभी इसका अर्थ अपन बताएंगे भी नहीं आपको। तो ये आप ध्यान रख लेना, दो पॉइंट हो चुके हैं दोनों तरफ। एक तो सदस्य संख्या लोकसभा की और फिर राज्यसभा की सदस्य संख्या, फिर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में इसके नोट्स लिख लेना। दो पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट जो अपनी पुस्तक में बता रखा है वो है योग्यताएं। तो पहले तो लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं देखेंगे अपन, और फिर देखेंगे किनकी, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। देखो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 4 योग्यताएं रखी गई है। कितनी योग्यताएं? 4। पहला तो वह है भारत का नागरिक हो। अगर कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कहां का नागरिक होना आवश्यक है? हमारे देश का, मतलब भारत का नागरिक हो। दूसरा, मैंने शुरुआत में आयु को लेकर चर्चा की थी। आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, मतलब 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। समझ गए बात? 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। ये नहीं कि भाई कोई लाभ के पद पर हो और कोई दूसरा कार्य भी वो कर रहा हो साथ में, कि चलो कि लोकसभा का सदस्य बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरे किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। यदि है वो तो पहले लाभ का पद छोड़ो और उसके बाद किसका सदस्य बनो? लोकसभा का सदस्य बनो। क्या किसी पागल व्यक्ति को भी लोकसभा का सदस्य बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। तो पागल व दिवालिया घोषित ना हो। चौथी योग्यता क्या हो गई? पागल या दिवालिया ना हो। तो ये तो हो गई लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। अब इसके बाद में चर्चा करें अपन राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं। ध्यान रखना, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। यहां 25 की जगह यहां लिख देंगे अपन कितनी? 30 वर्ष। वो के वो 4 पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट वो का हो, भारत का नागरिक हो। सेम पॉइंट लिखना है अपने को, लिख लेते हैं। चलो इसको, पहला तो क्या योग्यता है? भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? आयु कम से कम कितने वर्ष की हो? 30 वर्ष की हो। तीसरा, वो योग्यता लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, वही पागल या दिवालिया ना हो। तो योग्यता याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। केवल यहाँ 25 वर्ष, यहाँ 30 वर्ष, यही अंतर है। और चारों की चारों योग्यताएं दोनों में सेम है, चाहे कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए, चाहे कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए। अब अगला इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है कार्यकाल। पहले तो अपन लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे और फिर बात करेंगे अपन राज्यसभा के कार्यकाल की। देखो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का।
लेकिन देखो सामान्यतः तो 5 वर्ष का हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। मतलब 5 साल का तो कार्यकाल था इसका, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किससे कहेगा, राष्ट्रपति से कहेगा, फिर इसको भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग नहीं करता, भंग तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पे करता है, प्रधानमंत्री के कहने पे करता है। तो यहां इसके कार्यकाल में अपन लिखेंगे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, मतलब सिफारिश करेगा या कहेगा कौन, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे मतलब लोकसभा को इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है, या अपन ये लिख सकते हैं इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। 5 वर्ष का तो कार्यकाल था ही, तो 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। तो ये लोकसभा का क्या हो गया, कार्यकाल। अब देखो राज्यसभा के कार्यकाल के अपन बात करें, जैसे अपन ने लोकसभा में लिखा है ना कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कई बच्चे ये लिख देते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एकदम गलत है वो लिखना। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा तो कैसा सदन है, स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन इसका मतलब वो तो परमानेंट रहेगा। लोकसभा तो 5 साल बाद में समाप्त हो जाएगी, नई लोकसभा का गठन होगा, दूसरी लोकसभा बनेगी, जबकि राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। तो यहां अपन ये लिखेंगे कार्यकाल में डैश करके कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लेकिन अब स्थायी सदन का मतलब ये तो नहीं है ना कि एक बार कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य बन गया तो वो लाइफ टाइम फिर राज्यसभा का सदस्य होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो राज्यसभा तो परमानेंट रहता है, स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य होता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उस व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का होगा। दोबारा सुनना, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता। राज्यसभा में कोई व्यक्ति चुना जाता है, उस व्यक्ति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब देखना इसका क्या सिस्टम होता है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अपन इस पॉइंट को मिटा देते हैं, फिर वापस लिख दूंगा। क्यों? यहां अपन इतनी सी दूर में समझते हैं इसको कि भाई राज्यसभा है भी स्थायी सदन और प्रत्येक 2 साल बाद में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसका प्रारूप देखना जैसे क्या होता है, हम बात कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, वैसे तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 है, लेकिन हम मान लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 60 मान के अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, 60 सदस्य हैं। 2014 में 20 सदस्य आए, 2016 में 20 सदस्य आए, 2018 में 20 सदस्य है। आगे उदाहरण देखते जाना कि भाई प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जा रहे हैं, उनकी जगह नए आ रहे हैं। तो 2018 में कितने सदस्य हो गए, टोटल मिलाकर 60 सदस्य हो गए। अब 2 साल बाद में, अब आगे देखना
2018 के 2 साल बाद में क्या आएगी 2020, क्योंकि अपन 2 साल वाला क्यों उदाहरण ले रहे हैं, यहां लिखा हुआ है प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, तो 60 का 1/3 कितना हो गया 20 हो गया। अब ये बताओ 60 का 1/3 मतलब 20 सदस्य 2020 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनकी जगह दूसरे आएंगे, क्यों आएंगे, जो सदस्य 2014 में आए थे 2020 तक उनका 6 साल कंप्लीट हो चुका, 14 से 20 तक कितना साल कंप्लीट, 6 साल कंप्लीट, तो 20 सदस्य चले गए, इनकी जगह नए सदस्य आ गए। 2016 में जो सदस्य आए थे बताओ 2022 में उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, 6 साल कंप्लीट, 2016 में आए थे 22 तक कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, 20 सदस्य चले जाएंगे, इनकी जगह नए आ जाएंगे। 2018 में जो आए थे उनका 2024 में 6 साल कंप्लीट, 2024 में इनके 6 साल कंप्लीट हो चुके, 20 सदस्य चले गए, उनकी जगह नए आ गए। फिर 2024 के 2 साल बाद में 2026, बताओ इनके 6 साल कंप्लीट हुए कि नहीं हुए जो 2020 में आए थे, तो ये चले गए, 20 नए आ गए। फिर 2022 में इनका 2028 में कंप्लीट, मतलब ये सिस्टम चलता रहता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर राज्यसभा कैसा सदन होता है, स्थायी सदन होता है। चौथा पॉइंट आप लिख लेना, चौथा पॉइंट था पागल व दिवालिया ना हो। कंप्लीट। अब 4 पॉइंटों की चर्चा हो चुकी है, अपनी योग्यता हो गई, कार्यकाल हो गई। अब 5वां पॉइंट देखते हैं अपन पदाधिकारी। पांचवा पॉइंट इधर भी क्या होगा, पदाधिकारी। 5वां पॉइंट इधर भी क्या होगा, पदाधिकारी। मतलब पद पर बैठे हुए कौन कौन से अधिकारी होते हैं लोकसभा में, कौन कौन से अधिकारी होते हैं राज्यसभा में। तो देखो लोकसभा में तो जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा के तो पदाधिकारी कौन कौन हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में पदाधिकारी कौन कौन हो गए, राज्यसभा सभापति व उपसभापति। अब इनका थोड़ा थोड़ा उल्लेख और करना है और उसके बाद अपने दोनों क्वेश्चन का एक साथ आंसर है कंप्लीट। अब इसमें आपको ये लिखना है जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने 545 सदस्य, वो सदस्य अपने में से ही, पहले इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने में से ही एक को तो अध्यक्ष बना देते हैं, एक को क्या बना देते हैं, उपाध्यक्ष बना देते हैं। समझ गए बात। बनाया किसने, लोकसभा के सदस्यों ने ही बनाया। जैसे क्लास होती है अपन, ये मान लो आप 10वीं क्लास के बच्चे तो हुई, तो 10वीं क्लास में आप को टीचर ने कह दिया कि भाई आप अपनी क्लास में एक को मॉनिटर बना दो, एक को सेकंड मॉनिटर बना दो। तो आप लोग आपस में अपने में से कई मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर बाहर से थोड़ी पकड़ के लाओगे, अपने में से एक को क्या बना दोगे, मॉनिटर बना दोगे, एक को सेकंड मॉनिटर बना दोगे। वैसे ही ये लोकसभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो यहां लिख देना लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। फिर लिख देना, आप देखो लोकसभा सदस्यों ने इनको चुना है तो लोकसभा सदस्य इनको हटा भी सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान ये दे लेना, ये नहीं कि हाँ भाई आज लोकसभा सदस्यों का मूड हो गया आज की आज ही इनको उठा दिया,
ऐसा नहीं होता। जब भी हटाना चाहेंगे, हटाने से कम 14 दिन पहले इनको सूचना देंगे कि हम लोग आपको हटा रहे हैं। हटाएगा कौन? जिन्होंने चुनाव किया है। चुनाव किसने किया है? लोकसभा के सदस्यों ने इनका चुनाव किया है, तो लोकसभा सदस्य इनको हटाएंगे, लेकिन हटाने के कम से कम 14 दिन पहले इनको क्या देंगे? सूचना देंगे। तो बड़ा सिंपल ये लिख देते हैं यहाँ पे कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटा भी सकते हैं। समझ गए बात? तो ये तो हो गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब यहां थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है? देखो, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो तो परमानेंट, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो सभापति को लेकर तो अपन कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि सभापति तो कौन हो गया? उपराष्ट्रपति हो गया। तो पहली लाइन में आप ये लिखोगे, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अब बच गया कौन? उपसभापति। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से एक उपसभापति चुन लेते हैं, और अगर राज्यसभा सदस्य उस उपसभापति को उठाना चाहे तो उठा भी सकते हैं। मतलब इस उपसभापति का तरीका तो वही हो गया जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का था, वो तरीका किसका है? उपसभापति का। लेकिन सभापति का यहाँ थोड़ा सा अलग तरीका है। सभापति तो कौन होता है इसका? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। फिर लिखोगे आप, राज्यसभा के सदस्य उपसभापति का चुनाव करते हैं, उपसभापति को चुनते हैं, तथा ये मतलब राज्यसभा के सदस्य, तथा ये उपसभापति को हटा भी सकते हैं। ये अपनी चर्चा हो गई किसको लेकर? लोकसभा की रचना या संगठन, और दूसरी तरफ राज्यसभा की रचना या संगठन। अब ध्यान देना, एक चीज हो रही, अधिवेशन। कितने पॉइंट है तुम्हारे? 6 पॉइंट दे रखे हैं। पहले अधिवेशन दे रखा था, चलो लास्ट में लिख लेते हैं पर अधिवेशन। इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं अधिवेशन। छठवां पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? अधिवेशन। पहले लोकसभा के अधिवेशन की बात करेंगे अपन, और फिर बात करेंगे राज्यसभा का अधिवेशन। अधिवेशन क्या होता है? बैठक जो होती है ना, बैठक, उसे ही क्या कहते हैं अपन? अधिवेशन कहते हैं। तो अधिवेशन कह दो चाहे बैठक कह दो, एक ही बात है। देखो, लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन नियम यह है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे तुम्हारा एक सत्र होता है, जैसे 9th कक्षा आप लोगों ने पास कर ली, फिर लगभग 1.5 महीने का गैप आता है, और उसके बाद में 10वीं क्लास वाला सत्र तुम्हारा प्रारंभ। ये होता है ना, 9th का सत्र कंप्लीट, फिर 1.5 महीने का गैप, और फिर 10वीं का सत्र प्रारंभ। वैसे ही इनका जो अधिवेशन या सत्र होता है ना, तुम्हारे जैसे 1.5 महीने का गैप आता है ना, इनके ज्यादा से ज्यादा गैप कितने महीने का आ सकता है? 6 महीने का आ सकता है। तो इसमें अपन ये लिखेंगे, लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन नियम यह है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह है। कितने माह है? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा का वाला अधिवेशन कंप्लीट, ये का ये लिखेंगे पर राज्यसभा में, यहां लोकसभा लिखा है ना, यहां अपन क्या लिख देंगे, राज्यसभा। आगे वो क्यों लाइन है ध्यान रखना, उधर देखो, इधर देखते जाना और उधर वाला मैं बोलता जा रहा हूं। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, मतलब इसका अधिवेशन भी कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन नियम यह है कि दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट ये का ये इधर लिखना अपने को, राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन नियम यह है कि दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। और ये अपनी चर्चा कंप्लीट लोकसभा और राज्यसभा को लेकर। अब थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी आपसे दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेगा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता। या तो अपने एग्जाम में आएगा लोकसभा की रचना या संगठन का वर्णन करो, या फिर अपने से पूछा जाएगा राज्यसभा की रचना या संगठन का वर्णन करो। दोनों में काफी कुछ समानता होने के कारण अपन ने इसको कैसे याद किया है, एक डायग्राम के रूप में याद किया है। डायग्राम के रूप में ही आपको याद करना है। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया, लोकसभा की रचना या संगठन का वर्णन करो। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा की रचना या संगठन का वर्णन करो। तो सबसे पहला पॉइंट तो डालोगे आप क्या, सदस्य संख्या। कंप्लीट केवल लोकसभा वाले ही लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या डालोगे आप, निर्वाचन। तीसरा पॉइंट क्या डालोगे आप, योग्यताएं। चौथा पॉइंट क्या डालोगे आप, कार्यकाल। पांचवा पॉइंट क्या डालोगे आप, अधिवेशन। और छठवां पॉइंट क्या डालोगे आप, पदाधिकारी। समझ गए बात, वहां मैंने पदाधिकारी पहले ले लिया था, अधिवेशन बाद में लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 6 पॉइंटों में लोकसभा वाला आप वर्णन कर देना। अगर राज्यसभा का क्वेश्चन पूछे तो राज्यसभा के भी यही 6 पॉइंटों में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो आज की क्लास में अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।